हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानचित्र। तो आज के चैप्टर में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने वाले हैं और ये फैक्ट प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिंगल लाइन एमसीक्यू में ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सिंपली कि आपको जानना है कि मानचित्र क्या कहलाता है, साथ में आपको दिशाओं के बारे में जानना है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मानचित्र होते हैं, वो उन सब के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, तो उसको बारे में हम जानेंगे। तो पहला है कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र क्या होता है कि पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी का आकार कैसा है कि दीर्घवृत्तीय आकार में है और ऐसे लंबगोल है। तो पृथ्वी का पे बहुत सारे प्रदेश है, महाद्वीप है, महासागर है। तो उन सबको दर्शाने के लिए हम एक पेपर का इस्तेमाल करते हैं। आपने कागज का इस्तेमाल किया, उस पे हमने एक एक यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे एशिया, यूरोप के मैप को ड्रॉ किया। तो ये क्या है, एक तरह का मानचित्र है। यानी हम एक पूरे गोलाकार पृथ्वी को जब एक सपाट कागज पे छाप देते हैं या फिर उसपे एक रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं कि ये जगह कहलाती है, उसी को क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र क्या होता है कि कई छोटे फैक्टों को अपने साथ संग्रहित करता है, कई बड़े ज्यादा अधिक फैक्ट को रखता है। यानी आप बड़े स्तर पे देखोगे तो क्या होगा कि इसमें आपको प्रदेश, नदी, जगह, पर्वतों के इस जानकारियां मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कहीं कहीं पे छोटे स्मॉल फैक्ट इसमें दिए होते हैं। तो ऐसा ही है। अब इन सब का एक संग्रह कहलाता है कि पूरे विश्व का, अपने देश का, देश में कौन सी जगह का, खेती का, पर्वत का, नदी का, बाउंड्रीज का, सबका जो एक रेखा चित्र खींचा जाता है उसको ही एटलस कहा जाता है और एटलस में वो सारी जानकारियां होती हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मानचित्र होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक मानचित्र, ऐसे भौतिक मानचित्र उन्हें कहते हैं जिनपे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, नदियां, महासागर को दर्शाया जाता है। जैसे एक मैप है और मैप पूरा एक वर्ल्ड का मैप है, आप एक कागज पे पूरा वर्ल्ड का मैप ड्रॉ किया हुआ है और उसपे आप नदियों, पहाड़, पर्वत सब दर्शाया हो तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्यों? क्योंकि ये सब भौतिक चीजें है। पर्वत क्या है देखने, भौतिक किसे कहते हैं, तो भौतिक इन वस्तुओं को कहा जाता है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक है। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र का मतलब है कि किसी देश की राजनीति या फिर किसी राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट चीजें क्या-क्या है। तो जैसे राज्य है, राज्य की सीमा हुई, नगर हो गए, सड़क हो गए, गाँव हो गए, तो क्या है कि ये राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। अब इसी तरह थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र में सड़क यानी कुछ सपोज कि आपके पास वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे आपके पास महाद्वीपों का दर्शाया गया चित्र है। उन चित्रों में आपको जानना है, बताया पूछा गया हो कि बताइए कि सबसे जगह वर्षा कहाँ होती है या फिर ये माउंटेन जो एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है, हिमालय कहाँ पे स्थित है। तो ये एक-एक स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता हुआ मानचित्र होता है उसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। यानी वो किसी थीम, थीमेटिक मतलब किसी थीम पर बेस्ड मानचित्र है। किसी एक इन्फॉर्मेशन यानी सड़क का मानचित्र है तो उसपे सिर्फ सड़क का जानकारी होगी। उसी तरह वर्षा का मानचित्र तो उसपे वर्षा से संबंधित जानकारियाँ होगी कि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, यहाँ पे कम होती है। दर्शाया जाता है उसको अलग-अलग तरह से। तो इस तरह से इसको थीमेटिक यानी एक थीम पर बेस्ड मानचित्रों को कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। अब मानचित्र के 3 घटक होते हैं कि मानचित्र की दूरी, दिशा और प्रतीक। सपोज कि आपने जैसे कि एक कागज पे आपने एक दर्शा तो दिया कि यहाँ पे वर्षा अधिक है, लेकिन आपके स्थान से इस जगह के बीच की दूरी क्या है, इसकी दिशा क्या है और इस आपने इसको किस प्रतीक यानी किस साइन से दर्शाया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जब अपने सर या किसी टीचर को दिखाओगे, तो कैसे समझेगा कि ये जगह कहाँ पे है, उसकी दूरी क्या है, उसकी दिशा क्या है या फिर उसका प्रतीक क्या है। तो आपको एक मैप में वो सब लिखना होता है। जैसे कि आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो वहाँ पे बताया जाता है कि इस चीज़ को इस चीज़ मतलब ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा फसलों की खेती का यहाँ पे ऐसे लाइन बना दिया। तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा बॉक्स बना के लिख दूँगी कि यहाँ पे फसलों का, जहाँ-जहाँ ये लाइन होगी, यहाँ पे क्या होगी फसल को दर्शाया है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है मानचित्र पे अलग-अलग वस्तुओं को दर्शाने के लिए। अब दूरी को देखते हैं कि दूरी किस तरह से नापी जाती है किसी भी मानचित्र में। तो होता क्या है कि आपने विश्व का मानचित्र नोटिस किया कि यहाँ पे विश्व का मानचित्र है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। अब माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मैप उतना बराबर अच्छे से नहीं बन पा रहा, पर फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए इमेजिनेशन के साथ कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज है। अब इस कंट्री में मुझे जानना है कि यहाँ पे विक्टोरिया हिल कहाँ पे है, ओके? तो या फिर अपलेशियन माउंटेन माउंटेन कहाँ पे है?
तो यहाँ पे जो माउंटेन की रेंज है वो बहुत बड़ी है। ओके, तो मैं अब पेपर पे कैसे दर्शाऊँगी कि वहाँ पे जो माउंटेन है जो लगभग लाखों एकड़ में फैला हुआ है उसको कैसे दर्शाऊँगी? तो उसको मैं क्या करूँगी, उस 500 या 500 एकड़ के स्थान को कुछ सेंटीमीटर में डिवाइड कर दूँगी। मान लूँगी कि 5 सेंटीमीटर मतलब 500 किलोमीटर। यानी मेरे मैप पे ऐसा दर्शाया होगा। यानी टोटल मान लीजिए कि 2500 किलोमीटर है तो मैं उसको 5-5 यानी कुल 5 2-2 5 सेमी का जोड़ दूँगी, यानी पचंग 25, तो क्या हो जाएगा कि वो 2500 किलोमीटर दर्शा रहा होगा। इस तरह से मानचित्र पे इसको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया जाता है। यानी जब बड़ी मात्रा को दर्शाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, छोटे मात्रों का इस्तेमाल करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। और उसी तरह जब हम एक बड़े एरिया को मान लीजिए कि हमारे आपकी सिटी और में या फिर आपके गाँव का कोई मानचित्र दर्शाना है और उसके एरिया को दर्शाना है, तो एरिया मतलब कि क्या है, वो एक छोटा स्थान है। तो छोटे स्थान में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि हम पेपर पे उसको मतलब वो समाहित हो सकता है, इतनी इन्फॉर्मेशन हम कंटेन कर सकते हैं। तो उसको हम पेपर पे आसानी से दर्शा सकते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में आंकड़े को दर्शाने के लिए हम छोटे अंकों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह बड़ी इन्फॉर्मेशन को या फिर बड़े आंकड़ों को दर्शाने के लिए हम छोटे मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गाँव जो है, आकार में तो छोटा है लेकिन इसका जो आंकड़ा भी है वो भी छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बड़े मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि 500 मीटर का आपका एरिया है, 500 मीटर में इतना का गाँव है, तो 500 मीटर को हम 10 सेमी को कह सकते हैं। उतने एरिया में 10 सेमी मतलब 500 मीटर, इस तरह का। आपको बस समझना है कि बड़े आंकड़ों को हम बहुत छोटा करके यानी छोटी मात्रा यानी 1 सेमी, 5 सेमी से क्या करते हैं कि ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। और उसी तरह बड़े मात्रा है तो उसके लिए बड़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही बड़े मतलब मात्रा को कवर कर रहा है या फिर बड़े एरिया को कवर कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि बड़े जो पैमाने वाले मतलब मानचित्र होते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जहाँ पे बजाय कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र। क्योंकि छोटे पैमाने वाले को हमें बहुत लघुत्तम वे में दिखाना होता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे 1 सेमी को 10 मीटर में दर्शाया गया है। तो ये क्या है कि एक गाँव का मानचित्र यानी छोटे एरिये वाला क्या है कि मानचित्र है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताया गया कि यहाँ पे ज़्यादा तथ्य शामिल होते हैं, छोटे मतलब आपको एरिया में छोटा हो लेकिन मानचित्र को ज़्यादा दर्शा के ज़्यादा एरिया दिखा सकते हो, यानी इस हिसाब से जो बड़े मानचित्र होते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं और छोटे मात्रा वाले कम इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। अब दिशा के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिशाएँ 4 होती है, जिसको न्यूज़ कहा जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अब यहाँ पे दिशा ये तो जितनी भी मुख्य दिशा होती है कि ये नॉर्थ ऊपर है, साउथ उसके अपोजिट में नीचे, फिर दाएँ तरफ सॉरी दाएँ तरफ कह सकते हैं कि पूर्व दिशा है और हमारे बाएँ तरफ पश्चिम है। अब इन चारों दिशाओं को तो कहा जाता है कि प्रधान दिग्बिंदु, यानी कि जो मेन दिशाएँ होती हैं। अब इन दिशाओं की भी उप दिशाएँ होती हैं, जिनको कहते हैं उत्तर-पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम या फिर उत्तर-पश्चिम। तो इनको नाम कैसे दिया जाता है? तो देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे आपने दिशाओं का नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो चारों रख लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो मेन प्रधान वाली दिशा है यानी उत्तर, और जो पूर्व है यानी पहले कौन-सा नाम यहाँ पे उत्तर-पूर्व यानी पहले उत्तर वाला आएगा, उत्तर, और यहाँ पे दूसरी आएगी पूर्व, यानी उत्तर-पूर्व यहाँ से बना। फिर यहीं पे देखिए कि ये दोनों प्रधान हो जाती हैं, जब उप दिशा बाँटने की जब नौबत आती है तो हम जो ये दोनों उत्तर-दक्षिण है उनको हम प्रधान मान के कंसीडर करते हैं कि उपधाराएँ ऐसे बैठेंगी, यानी उप दिशाओं का ऐसे बँटवारा होगा। तो पहले उत्तर आएगा, फिर पूर्व आएगा। हम पूर्व और उत्तर नहीं कर सकते, इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए सिंपली फंडा है कि पहले आप उत्तर रखें, फिर पूर्व रखें। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो उत्तर और दक्षिण मेन पार्ट अपना प्ले करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले दक्षिण होगा, फिर पूर्व होगा। यानी पहले ये वाली दिशा आएगी और फिर ये वाली, तो यहाँ पे दक्षिण-पूर्व होगा। अब फिर से यहाँ की दिशा की बात करोगे तो अब क्या होगा कि फिर से यहाँ पे दक्षिण यानी दक्षिण का हेड है, तो दक्षिण पहले आएगा, फिर पश्चिम आएगा, यानी इसका आएगा। फिर इसी तरह से अब इन दोनों के बीच की बात हो गई, तो इन दोनों में कौन मुख्य है? तो उत्तर है, तो उत्तर पहले आएगा, फिर पश्चिम आएगा। तो जब सब डायरेक्शन की बात आती है, तो उत्तर और दक्षिण दिशाएँ
मेन पार्ट रिप्लो करती हैं और वो पहले आती हैं और बाद में उनकी दूसरी दिशा का नाम आता है। तो इस तरह से आपको दिशाओं का बंटवारा जानना है। अब यहाँ पे तीसरा जो फैक्ट है कि प्रतीक किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कि प्रतीक मतलब क्या, कि कोई भी सिंबल है आकृति पे या फिर कोई मैप पे आपको, जैसे रेल यात्रा देखा होगा कि भारत सरकार की रेलवे लाइन इस जगह से इतनी जगह पे ऐसे जा रही है, तो उस पे रेल के लिए स्पेसिफिक एक साइन होता है, प्रतीक होता है, जिससे कि आप आसानी से पहचान जाते हो। या फिर नदी पे का मैप देखा होगा, तो नदियों को कैसे ब्लू रंग से ऐसे दर्शाया जाता है। तो क्या है, स्पेसिफिक उसका मतलब वहाँ पे अपनाया गया है उस प्रतीक को, इसीलिए हम जान जाते हैं कि ये ब्लू कलर है तो नदी का ही होगा, दर्शाया गया होगा। ओके, तो प्रतीक इस काम में आते हैं, आसानी से हमें पहचान जाए कोई भी चीज को देख के। तो प्रतीकों के लिए या तो कोई भी चित्रों का इस्तेमाल होता है, अक्षरों का इस्तेमाल होता है, या फिर रंगों का इस्तेमाल होता है, रेखाओं का इस्तेमाल होता है। इस तरह से इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है अलग-अलग चीजों को दर्शाने के लिए। जैसे कि भवन क्या है, सड़क के लिए क्या, रेल की पटरी, कुआं हो गया। तो जैसे रेल की पटरी के लिए, रेल की पटरी में भी वैरायटी होती है, तो बड़ी पटरी के लिए ये वाला प्रतीक, मीटर लाइन के लिए ये वाला, और रेलवे स्टेशन के आरएस, जैसे कि यहाँ पे सिंबल दिया है ना कि अक्षर का प्रतीक आरएस, रेलवे स्टेशन। वैसे ही पक्की सड़क और कच्ची सड़क में, पक्की सड़क के लिए सीधी-सीधी लाइनें हैं, कच्ची सड़क के लिए डैश-डैश वाली लाइनें हैं। उसी तरह से सीमाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए इस तरह की डार्क डॉट वाली लाइनें हैं, और राज्य सीमा के लिए इस तरह डैश-डैश और कम डार्क वाली लाइनें हैं। नदी में भी नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल के लिए ये नदी के लिए है, ये कुआं के लिए है, गाढ़ा होता है कुआं जिस तरह से, तालाब ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा होता है इसलिए तालाब, नहर ऐसे बनाया जाता है उस हिसाब से, पुल इस तरह से ब्रिज के हिसाब से बनाया गया है। मंदिर, मस्जिद, छतरी के लिए ये सिंबल होता है। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम के लिए पीओ, पीटीओ, पीएस यूज होता है। कब्रिस्तान के लिए टिल्ड टाइप की साइन होती है। तो इन साइनों को मतलब एक संकेत के माध्यम से आपको मानचित्र पे दिया जाता है और आप पहचान जाते हो कि इसका मतलब ये है, और नदी का मतलब नीले रंग की है तो ये नदी का है, और आप उसका पीछा करते-करते आप अपने नदी की श्रेणियाँ वो सब जान जाते हो। तो इन प्रतीकों का मेन बात क्या है कि इन्हीं को क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक मतलब कि ऐसे प्रतीक जिनको सर्व स्वीकृति हो, यानी सार्वभौमिक स्वीकृति दी गई हो पूरे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। इसीलिए हर जगह के जो साइन है वो सेम ही होते हैं। सड़क के लिए सेम होगा, बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के लिए सेम होगा, तालाब कुओं के लिए सेम होगा, मस्जिद मस्जिद के लिए सेम होगा। जैसे कि आप किसी भी देश का, कंट्री का मैप देख के वहाँ पे डिवाइडेड साइन को देख के आप पहचान जाओगे कि इस जगह पे कौन-सी चीज़ है, सड़क है कि क्या है, कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है। और इन प्रतीकों को क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रतीक हर देश में सेम होते हैं, क्योंकि इनकी एक समिट के साथ, मतलब मान लीजिए कि 10 लोग अलग-अलग देशों में अलग-अलग साइन होगी। जैसे नदी के लिए हमने टेढ़ी-मेढ़ी लाइन की जगह हमने कुछ काला रंग का टेढ़ा-मेढ़ा बना दिया, तो ये इंडिया का सिंबल है, लेकिन यहीं पे अमेरिका में कुछ अलग प्रतीक होगा, तो इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए सारे देशों ने डिसाइड किया कि जो भी साइन होंगी सब मानचित्रों पे, वो क्या होंगी, सबके लिए समान होगी। इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दी गई है। तो इसको मतलब आपको समझना है कि ये कभी साइन चेंज नहीं होती हैं और हमेशा कांस्टेंट बनी रहती हैं, और आप आसानी से किसी भी देश की, अपने देश की, अपने गाँव की या फिर इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को आसानी से पहचान जाते हो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ग्रीन, ये घास का, तो ये मैदान का है, ये पर्वत का यहाँ पे साइन है। अब यहाँ पे रेलवे लाइन का आपको, जैसे ये कि मैप है और यहाँ पे बता गया। अब यहाँ पे क्या है कि मंदिर, मस्जिद, सॉरी यहाँ पे मस्जिद है तो यहाँ पे मंदिर का साइन है। ओके, तो ये आपको देख के आप आसानी से पहचान जाओगे कि यहाँ पे नदी दर्शाया गया है। तो ये सब साइनें होती हैं। यहाँ पे पीटीओ यानी पोस्ट बॉक्स ऑफिस का नाम है। ओके, तो इस तरह से साइनों का इस्तेमाल होता है। अब रेखा चित्र की बात करते हैं। तो आप मान लीजिए कि रेखा चित्र को ऐसे समझते हैं कि आप मान लीजिए अपने दोस्त के घर गए और आप एक बार गए तो आपने तो मतलब आप तो जाने की धुन में थे, इसलिए इतना रास्ता ध्यान से नहीं देखा। पर दूसरी बार जब आपको काम आए तो दूसरी बार भी आप जाने की कोशिश करो। पर आप एक दूरी जाके आप भूल जाते हो कि कौन-सी गली में गए थे या फिर कौन-सा रूम नंबर है। तो आप माइंड में फिर से उसको एक मैप ड्रॉ करते हो कि यार मैं इस रास्ते से ऐसे होके गया था, इस गली में गया था, इस गली में घुसा था, इस रूम के सामने। तो ये आपका दोस्त है। तो इसको क्या कहते हैं, आप एक रफ वर्क करते हो, यानी एक कच्चा आरेख खींचते हो, उसको क्या कहते हैं बिना पैमाने का, तो उसको कहते हैं रेखा चित्र। अब खाके की बात करते हैं कि रेखा चित्र तो थोड़ा बड़ा हो गया रूप। खाका क्या होता है, छोटा मात्रा का रूप है, यानी ये छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा क्षेत्र है उसके लिए इस्तेमाल होता है कि मान लीजिए कि आप कोई
फ्लैट बाय करने गए और वहाँ पे बिल्डिंग का ढांचा है पूरी तरह से और वहाँ पे आपके रूम का क्या आकार है, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। तो ये सब चीज़ों को दर्शाया जाता है लंबाई-चौड़ाई के साथ। तो इसको क्या कि आपको दिया जाता है कि ये यहाँ पे चीज़ होगी, यहाँ पे व्यवस्था होगी। तो ये क्या होता है कि उस रूम का खाका तैयार किया जाता है। यानी आपको रफ खाका तैयार करके दिया जाता है कि भाई आपका रूम इस तरह से होगा फ्यूचर में और आप इस तरह से एग्री हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे ऐसा-ऐसा चाहिए। तो ये इसी को क्या कहते हैं कि खाका कहते हैं। तो आपने समझा कि मानचित्र, रेखा मानचित्र के टाइप क्या है? मानचित्र के कितने टाइप हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, राजनीति, भौतिक और थीमेटिक। उसी तरह से आपने देखा कि ये रेखा मानचित्र किसे कहते हैं, दिशाओं के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।